अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू दी गुड मॉर्निंग पब्लिक शो। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर। परेशान हो गए ना हो परेशान, आपकी प्यारी हर दिल अजीज सोहा अफजल थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब है और नासाज तबीयत की वजह से आज वो नहीं आ सकी और उनके जो फ़राइज़ थे वो मैं अंजाम देने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ। और हमेशा जैसे वो इंट्रोडक्शन कराती हैं कि मैं आपके साथ हूँ, उसी तरीके से चहचहाते हुए मैं भी इंट्रोडक्शन करवाना चाह रही हूँ अपना भी। और साथ ही चूँकि हमारे साथ हमेशा से हमारे हरमीत पाजी होते हैं, उनको साथ साथ लेकर चलें ना तो फिर मज़ा नहीं आता। हरमीत अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सत श्री अकाल लबीबा, आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन हाँ सोहा की कमी महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि जारी बात एक आदत सी पड़ी है और फिर बड़ी बात हम देख रहे हैं कि जैसे मौसम की रुत बदल रही है और फिर हम देखते हैं कि जैसे गर्मी आती हैं तो हम देखते हैं मुख्तलिफ बीमारियां जो है आपके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती हैं। मौसम की वजह से ज़्यादा परेशानी वाले हाल है। मैं खुद बीमार होकर आई हूँ। अब सोहा की कल भी बड़ी हिम्मत थी, उसकी तबीयत ख़राब थी और वो फिर कल भी उसने शो किया, तो आज जो है वो थोड़ा सा आपको पता है ज़्यादा मौसम चेंज हो रहा है। आप बताएं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? सुना है आपकी भी तबीयत खराब है। नहीं, हल्की फुल्की ख़राब है और जाहिर बात है आना तो है हम सबको कहीं ना कहीं। सोहा नहीं है तो फिर बैठना तो शो में है, लेकिन बहरहाल आप जो बात करिए कि सर्दियाँ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाके जो है वहाँ पे तो सर्दी आ चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके के वहाँ पे अभी भी गर्मी है, लेकिन इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ शाम का वक्त, यहाँ शाम के वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सुबह के वक्त तो हाय रब्बा बड़े मज़े की ठंड होती है। लेकिन बहरहाल ठंडी ठार हवाएं हैं और हमारा मौसम थोड़ा सा शाम के टाइम पर थोड़ा खुनकी सी होती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा जब भी वेदर चेंज होता है तो बीमारियों के साथ ही इंसान वेलकम करता है अपने मौसम का। और हमारा इस टाइम पर टॉप स्टोरी का टाइम हुआ चाहता है। टॉप स्टोरी अपने नाज़रीन को बताते चलें। सबसे पहले आपका फेवरेट तरीन जो है सेगमेंट डेली डोज, उसको शामिल करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आपके लिए पॉलिटिकल सेगमेंट भी है। उसके बाद आपको बताते चलें कि बसारत का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और क्यों है और उसकी आगाही क्यों देनी भी ज़रूरी है, ये भी शामिल करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे इसकी इन्फॉर्मेशन भी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ऐसे आपको हम गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जो कि आज भी सकाफ़त और इन चीज़ों को ना अहमियत देता है, जो कि हेरिटेज वॉक करवाता है। वो कितनी ज़रूरी है, आने वाली नस्लों के लिए कितनी ज़रूरी है, और बताना कि हमारी सकाफ़त क्या है और उसके अंदर हम कैसे आते रहें और आगे कैसे लेकर चलना है, वह बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसे शख्स से भी जो कि आज भी सकाफ़त को लेकर उजागर करती है उसकी अहमियत को, वो भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। उसके बाद बहुत से लोग मुख्तलिफ आप देखते हैं कि अपनी इनफरादियत के तहत मशहूर होते हैं। लोग कोई पेंटिंग करते हैं, कोई किसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की, आपको पता है कि उनके अंदर कोई फ़न होता है तो वो दिखाते हैं। एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाना चाह रहे हैं आज, जो कि धाती तारें होती हैं ना, उनसे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। तो ये उनका हुनर है, वो कैसे बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं ये भी आपको बताते चलेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि आज बरसी के हवाले से हमेशा से आपको बताते आते हैं कि कौन है, तो आज आपको बताते हैं कि मकबूल शायर हैं, इतने खूबसूरत, बचपन से सुनते आ रहे हैं उनकी शायरी। कुछ अशार भी उनके शामिल करके आपको बताएंगे। अच्छा ये तो हमने आम जब हम बात भी करते हैं तो एक दूसरे के साथ बात करते हुए भी वो इस्तेमाल करते हैं, तो वैसी उनकी शायरी है। मैं आप नाम बताती हूँ, मुस्तफ़ा ज़ैदी है, जो कि 53वीं आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। साथ आज यौम पैदाइश किसका मनाया जा रहा है, वो जी मकबूल हमारे जो साबरी थे, अहमद साबरी कवाल, उनकी आज बर्थडे मनाई जाएगी। तो ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। और हरमीत, टॉप स्टोरीज़ के बाद हमेशा से जिस तरह हम अपनी डेली डोज की तरफ जाते हैं, टाइम आया है डेली डोज का। अच्छा हरमीत, मज़ेदारी वाली बात यह है कि डेली डोज में आज जो पहली स्टोरी हम लोग लेकर आए हुए हैं, लोगों के पास वो कहते हैं ना कि जब ख़जाना मिलता है तो लोग अजीबो गरीब सा हो जाते हैं और अजीब। अब जो ख़जाना जो मिला है वो एक वाइकिंग के ज़माने में एक ब्रोच होता था। हम लोग तो हैं उन लोगों के साथ पुरानी, आप समझ लें कि हेरिटेज ये इस तरह की है कि वो लोग जब अपने मुर्दों को दफनाते थे तो जो नवादरात होते थे उनके साथ, वो अभी भी कुछ इलाके हैं इंडिया में, एग्जैक्टली इंडिया में भी ऐसे अभी भी कुछ इलाके हैं कि वो पूरी दुल्हन और दुल्हा बना कर ना वो इस तरह से दफनाते हैं और जलाते हैं, जो भी है। लेकिन ये जो है एक ख़ानदान है जिस ख़ानदान में मेटल डिटेक्टर की देख रहे थे अपने बाग में बैठे हैं और अचानक से आपको एक नवादरात मिल जाती हैं। आप
कैसा फील करें अगर अच्छा हरमीत आप बैठे और आपको कोई ऐसे हीरा इतना बड़ा और इस तरह ऐसे कमाल हो जाता है। लबीबा अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में अगर हम जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो तारीख को मैंने मुतालिया किया है, वहां पे मैंने एक चीज देखी है, बल्कि मुझे याद है कि हमारे इलाकों में बड़े बड़े ऐसे तारीखी इलाके हैं जहां पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने की खबरें भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग तलाश में होते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कीमती चीज जो है वो मिल जाएगी, और वाकई में लबीबा मिल भी जाती है। लेकिन ये देखिए कि खुशकिस्मती ये होती है कि आपको नहीं मालूम है कि आप जहां रहते हैं, जहां आपका रहन सहन है, वहां पे बहुत सारी कीमती अशिया मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं फिर आपको वो चीजें मिल जाएं तो फिर चार चांद लग जाते हैं। ये तो नहीं है कि हरमीत आप घर जाके आज खुदाई कर रहे हो अपने घर की, कह रहे हो कि शायद मुझे भी कोई खजाना मिल जाए मेरे घर के नीचे से ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि ये ब्रोच था जो कि बहुत पुराना है, और ऐसे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह दफनाते हुए तो वो एक चादर सी ओढ़ी जाती है, उसके ऊपर ब्रोच लगाया हुआ है, तो वो पुराना है। और आपको पता है कि सारे कदीमा की चीज़ें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ये होती हैं कि अगर आपके पास हों तो तांता वैसे ही बन जाता है, लोग वैसे ही इसकी बोलियां लगा लेते हैं कि हमें दे दें, क्योंकि हेरिटेज हर कोई रखना चाह रहा होता है। तो इस मद में भी बहुत खुशकिस्मत है ये फैमिली, उनके पास ये मौजूद तो है, इसकी कीमत भी लगाई जा सकती है, और अगर वो अपने पास रखना चाहते हैं तो लोग आकर देखेंगे, और एक मुनफरिद सी एक बात चीज़ आपकी है। बिल्कुल दुरुस्त है लबीबा। अगर हम देखें तो कीमती, और फिर अगर वो कहते हैं ना कि माँ बाप पुराने ही बड़े अच्छे होते हैं रिश्तों में, अगर बात की जाए, इसी तरह कीमती चीजें ज्यादा पुरानी अगर आपको मिल जाएं तो उसकी कीमत ज्यादा दुगनी हो जाती है, और 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि चाहे वो पुराने सिक्के हों, पुराने जो भी चीज उनको मिलती है, फिर वो उसको अपने घरों में सजा के रखते हैं, कोशिश करते हैं उनको। मैं तो एक लाहौर के नौजवान से मिला, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कौन कौन सा जमाना जो नहीं गुजरा, उस जमाने के सिक्के उन्होंने अपने पास जमा किए, उसका एक शौक है। तो ये बड़ा आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं जो लोग शौक रखते हैं तो फिर वो जाके इस किस्म की चीजों की कीमत भी लगाते हैं, और ज्यादा लगाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं अपने पास जो है महफूज भी बना। बिल्कुल ठीक। आपकी इसी बात को कंटिन्यू करके हमारी नेक्स्ट स्टोरी भी है। आपने जिस तरह से कहा है कि सिक्के लिखते हैं, बहुत से लोग टिकट्स भी इकट्ठा करना चाहते हैं, पुराने टिकट्स। कुछ लोग सिक्कों के साथ साथ पुरानी करेंसी है वो भी इकट्ठी करते हैं। इस स्टोरी के अंदर जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है जी तेहरान के बाजार में उसने अपनी दुकान भी पेंसिल से सजाई हुई है, रंग बिरंगी सी है, लोग आके देखते हैं, और उसके पास ये नहीं हरमीत 72 साल पुरानी भी पेंसिल है। वाह, आप देखें कि उसके वैसे अगर आप देखें, हाँ, ये जो रंग बिरंगी पेंसिल हमें नजर आती है। वैसे अगर लबीबा अगर हम देखें, ये कलर जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, जिंदगी में मुख्तलिफ रंगों का होना। लेकिन आप जब जाते हैं किसी दुकान में और दुकान की सजावट सबसे मुख्तलिफ हो, तो वो दुकान जो है या कोई स्टॉल हो, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मेरे ख्याल में यही वजह है कि आज अगर ये शामिल है हमारी डेली डोज में। अपनी उसने जो दुकान है वो इतने मुख्तलिफ रंगों के साथ सजाई हुई है कि जो भी वहां से गुजरता है, स्पेशली देखने जाता है, देख के रुकता है, और वो अट्रैक्ट ऐसे करती है। उसने ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ साथ कौन से ग़िज़ा होती है ना, उस तरीके से उसने सजाया हुआ है। प्लस सबसे मज़ेदारी वाली बात यह है कि उसके अपने जो उसकी औलाद थी, उसने अपने बच्चा डॉक्टर तक बना दिया, लेकिन वो अपने इस बच्चे जो है ना, वो अपने बाप के इस जो कारोबार को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन वो अभी भी इतने सालों से लगा हुआ है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि बहुत से लोग बहुत दूर से इनकी ही शॉप पर आते हैं पेंसिल्स देने के लिए। सबसे प्यारी बात ये कि आप देखें ना, और बहुत सी जगहों पे होगा, लेकिन ये कि आप देख लें डिजिटल का जमाना है, बच्चों में इस चीज के लिए अभी भी नहीं है। बचपन में आपने देखा केजी तक या 1-2 तक पेंसिल्स यूज हो सकती थी, उसके बाद आज भी पेन स्टार्ट हो गए हैं, और अभी भी ऐसी एडवांस हो चुकी हुई आपकी स्टडीज के जिसके बीच में आप लैपटॉप सब देख लें, छोटे से टैब्स हैं, टैब्स के ऊपर टच स्क्रीन सिस्टम, ये सब कुछ। लबीबा अगर आप देखें, एक वक्त था, एक दौर था कि कलम जो बनती थी लकड़ी से, और घरों में हमारे पेरेंट्स जो है वो बनाते थे, और मार्केट में भी मिलती थी, और उसके लिए एक मुनफरिद सी लकड़ी और मुख्तलिफ सी लकड़ी जो है वो एक प्लांट से बनी होती थी, और वो बड़े कम जगहों में आपको मिलती थी वो सारी चीजें। लेकिन बहरहाल वो एक वक्त था कि कलम की शुरुआत हुई, फिर आप स्याही को भिगोते थे, और उसके बाद स्याही के साथ तख्ती पे लिखा करते थे। फिर वक्त बदला, चीजें बदली, प्राइवेट एजुकेशन आई, और उसमें हमने देखा कि पेंसिल आया। लेकिन बात वही है कि आप देखें कि जिस पेशे के साथ आप बड़े यानी उसके
उसके साथ ज्यादा आप जुड़े होते हैं और आपकी कोशिश होती है कि भाई हाँ मैं मुखलिस हूँ अपने पेशे के साथ, जो आपने बात की कि बच्चे उनके नहीं चाहते कि इस पेशे को आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर भी वो मुनफरिद है, मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से आज उस पर डिस्कशन हो रही है। अच्छा, अब एक अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक सिंगर है उसका, वो मशहूर इसीलिए हैं जी, वो भी सिख पाजी, लेकिन वो मशहूर पता है किस लिए? वो मशहूर इसलिए कि वो जब अपनी गाने की एक लाइन छोड़ते हैं तो उसके अंदर एक लफ्ज ऐसा होता है कि जिससे अगली लाइन वो स्टार्ट करते हैं। तो आज आप वो ये काम करें डेली डोज में कि आप जब हम एंड कर रहे होते हैं एक स्टोरी का, तो जो आप अगली स्टोरी होती है उसका हवाला दे देते हैं। अब जिस तरह आपने पेशे की बात की, इस पेशे के हवाले से अपने नाज़रीन को बताते चले। अगली स्टोरी हमारी ये है कि एक अमेरिका में एक ऐसा भी टीचर है जिसने अपनी जिंदगी के 53 साल दे दिए हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। तो आप पेशे की बात करें ना, एग्जैक्टली पेशा जो है वो आपको छोड़ता नहीं है या आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आपकी कंसिस्टेंसी इस चीज के साथ ना जुड़ी हुई होती है। मौशरती इल्म उन्होंने पढ़ाया था, कोऑर्डिनेटर थे करिकुलम में। उन्होंने जब देखा उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मौशरती इल्म सोशल स्टडीज को ही दे दी और 53 ईयर्स कहना आसान है, गुजारना पता चलता है। और आप देखें कि वो कितने ज्यादा मतलब लाइक डेडिकेटेड है एक सब्जेक्ट को लेके। अब मैं कहती हूँ इंसाइक्लोपीडिया होंगे और उसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम आया। क्या बात है हरमीत, क्या बात है लबीबा। अगर हम देखें, वैसे तो मैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स के हवाले से जब बात करता हूं तो मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी नज़र अपने इलाकों में पड़े। बहुत सारे ऐसे इलाकों में मैंने देखे कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे असातिज़ा जो हैं जिनकी उम्र भी काफ़ी होती हैं और फिर वो पढ़ाने का जो शौक़ होता है, जो ज़ौक़ होता है, यकीन माने वो काफ़ी उम्र तक रहता है। अब इनकी 53 साल तक आपने जो बात की कि 53 साल तक आप एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। ये कंसिस्टेंसी की बात करी थी ना अरमीत, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना भी बड़ी बात होती है। देखिए टीचर्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, अब सिलेबस में बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी बंदा कहता है कि चलो मैथ्स नहीं, इंग्लिश नहीं है। वो अब सोशल स्टडीज़ को पढ़ाना, क्योंकि टू सम एक्सटेंट, मुझे पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे टू सम एक्सटेंट एज अ स्टूडेंट काफ़ी ड्राई सा सब्जेक्ट लगता था, लेकिन उसको पढ़ाना वो भी 53 ईयर्स कंसिस्टेंसी की दाद देनी चाहिए सर जी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जो हमने मुतालिया पढ़ा है तो सारी बात है, वो आपकी बात दुरुस्त है कहीं ना कहीं। लेकिन बहरहाल पढ़ाने का जो शौक और फिर एक ही सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हो और आपने वही पढ़ाना हो, तो मेरे ख्याल में फिर आपके बहुत सारे स्टूडेंट और आपकी एक पहचान बन जाती है। आपने देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे असातिज़ा जिनको हमने देखा है और अब भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट और उसके वो स्पेशलिस्ट होते हैं। और फिर जाहिर बात है जब गाँव में या शहर में किसी का नाम लिया जाता है, हाँ, तो उनका नाम उसके साथ उस सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है और इसीलिए वो यादगार भी रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज़बरदस्त किस्म की खिदमात। और फिर वही बात कि जब आप अपने पेशे के साथ मुखलिस होते हैं और आपकी ये मुखलिसी आप चाहते हैं कि आगे डिलीवर हो और आगे जनरेशन तक डिलीवर हो, तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि आज उनको एक अवार्ड, बल्कि गिनीज बुक में उनका नाम अगर दर्ज हुआ है आलमी रिकॉर्ड में, तो यही वजह है कि वो मुखलिस थे और उन्होंने काम जो किया और सिखाया वो सिर्फ दिल से ही सिखाया। अच्छा अरबीन, गोला पसंद है खाना खाना, मजेदार किस्म का? गोला पसंद है खाना? किसको पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद। अच्छा, अभी आप खा लें और फिर बीमार होकर बैठ जाए और फिर कहें मेरी तबीयत खराब है। नहीं जनाब, लाहौर में एक पढ़ा लिखा हमारे पास एक जनाब गोला बेचने वाला है जो कि इंग्लिश बोलता है और उसने सोशियोलॉजी में मास्टर्स भी किया हुआ है। और देखें, वो बनाने को नौकरी भी कर सकता था, कुछ और भी कर सकता था, लेकिन मुनफरिद होने का और नज़रों में आने के लिए उसने इस चीज़ को देखें चुना और वो बड़े महारत से इतने मज़े के गोले बनाता है, साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें भी करता है। उससे भी हम मिलवाना चाहेंगे आपसे। आपने कभी गोले खाए हैं इंग्लिश बोलते हुए? यू वांट टू ईट गोला? मैं बात करूं गर्मियों, अभी सर्दियों के मौसम बदल आ रही हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है कि खाएंगे तो सीधा। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि जब इंसान, लेकिन हाँ, सर्दियों में इंसान अगर आइसक्रीम खाए उसका मजा उससे ज्यादा आता है जब आप गर्मियों में खाएं। कभी आपने नोटिस किया? गोला नहीं खाना, गोला नहीं खाना, मीठा ठंडा होने की वजह से कह रहे हैं। क्या बात यह है कि उसने सोशियोलॉजी में आइसक्रीम ठंड में उसका भी अलग मजा है, स्वाद आता है। उसकी जो अहमियत है इस वक्त हम लोगों ने जो इसके अंदर डेली डोज में उसको हम लोगों ने शामिल किया, टॉप स्टोरी में भी हम लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि देखें, मैं वही बात है कि वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, इंग्लिश भी बोलता है, फरफर बोलता है, लेकिन उसका कारोबार जो है
गोला बेचने वाला है, लेकिन गोला बेचने में बड़े अपने मुनफरिद और लबीबा, अपने यहाँ पे पैशन बहुत से सारी बेचता है वो। नौजवान जो है नौजवान मैंने देखे हैं, बल्कि मैंने बहुत सारे पैकेज पब्लिक न्यूज़ के लिए भी माजी में बनाए हैं, जिसमें मैंने ये देखा है कि अभी तो मैं कुछ एक यूनिवर्सिटी से फारिग, जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फारिग एक नौजवान लड़की जिसको मैं देखता हूँ, जिन्होंने स्टॉल लगाया, तो मज़े मज़े के खाने वो बनाती है और अभी उसने अपना कारोबार का आगाज़ जो किया है, बड़ी रश भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे नौजवान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की जो शरह है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और फिर ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे, जब उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होती तो वो सोचते हैं कि क्यों ना छोटा कारोबार शुरू किया जाए। और मैं समझता हूं कि छोटा कारोबार जब आप शुरू करते हैं तो बड़े कारोबार तक आप आहिस्ता आहिस्ता पहुंच भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल में काम है और बिला झिझक के काम करना चाहिए। काम जो भी मिलता है, वाकई में आपने जो डिग्री ली है, कहीं ना कहीं आप मायूस होते हैं, कहीं ना कहीं दुख तकलीफ होती है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं और आपके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं और वो ख्वाब जब पूरे नहीं होते हैं और आप उसको नहीं, लेकिन उसने इसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर, नहीं हरमीत, बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा से स्कूल छुट्टी का इंतजार करते थे, बाहर एक रेडी होती थी, रेडी पे गोला लगाने वाला होता था, लेकिन अब उसने ये मशीनरी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के गोलों के साथ, पहले तो हम लोग सिर्फ बर्फ के ऊपर ही 2-3-4 रंग के शरबतों के साथ हम लोग खुश हो जाया करते थे, अब तो गोलों को अजीबो तरीके से आ गया। वह खोया रखते हैं, खोपरा रखते हैं, मुख्तलिफ नट्स रखते हैं और मुख्तलिफ किस्म के नाम, गोलों के नाम भी अलग हो चुके हैं, और वो अब मशीनरी के साथ बनाया जाता है और उसने बड़े मजेदार रंग बिरंगी सी अपनी जो है ना दुकान भी बना ली है। हम अपने नाज़रीन के लिए अपना विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और इतनी प्यारी उसकी वो रक्शे के साथ भी उसने उसका मतलब ब्रांडिंग की हुई है और उसने छोटी सी जो है अपनी दुकान भी बनाई हुई है और लोग बड़ा शौक से आके उसके पास गोले खाते हैं। बिल्कुल, वैसे भी रंग अट्रैक्ट और हरमीत, यहाँ पे इतनी मेहनत के बाद हम गोला खिला के लोगों के बाद हम लोगों ने एक ब्रेक लें, क्या कहते हैं? बिल्कुल जरूरी है ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपने खिला दिया है। वेलकम बैक नाजरीन, आपका डेली डोज का फेवरेट सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ और अब हम बढ़ते हैं पॉलिटिकल सेगमेंट की जानिब पे। हरमीत, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शंस के हवाले से दिया कि हम तकरीबन दरमियान में कहीं हम कर सकते हैं जनवरी के, तो बहुत से अपनी पार्टीज़ जो हैं उन सारों ने अपना बयानिया देना शुरू कर दिया कि हम किस तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक ज़माना था जब कराची में सिर्फ और सिर्फ MQM का डंका बजता था, अब चूंकि वो ज़म्बी हो गई और बहुत देखा गया कि एक टाइम आया जिसमें थोड़ा सा बैक फुट पर भी गई, उसके बाद फिर दोबारा से उभर कर आने की कोशिश की और कराची, आपको पता है, फिर नाम लें कराची का और MQM का नाम ना हो तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वाकई में एक वक्त था, मैं जब कराची में था तो बल्कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्ताफ भाई के जब कॉल करे तो पूरा कराची इकट्ठा हो जाता था और MQM के जहाँ रैली होती थी, जहाँ जलसा होता था, पूरे लोग, पूरा शहर का शहर जो है वो बंद भी हो जाता था। लेकिन वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि MQM हमेशा जो है उसकी कोशिश रही है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसको हमने हिस्सा देखा है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे हुकूमत में होती है और जब मुश्किल वक्त हुकूमत पे आता है तो हमने ये देखा है कि फिर वो नई नवेली दुल्हन की तरह नाराज़ होकर रूठ होके वापस भी चली जाती, क्योंकि मुतलबात भी मनवाने होते हैं। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त मुश्किलात भी उनके लिए बड़े ज़्यादा हैं। मुश्किलात ये हैं कि अपने हलकों में और फिर 2 गवर्नमेंट में वो हिस्सा रहे, तहरीक इंसाफ में भी रहे, इसमें भी रहे, लेकिन अभी भी गिले शिकवे आम आदमी के तो गिले शिकवे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी को हमने ये देखा है कि दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए जो काविशें की जा रही हैं, जो कोशिश की जा रही है, वो काबिल तहसीन है। अच्छा, चूँकि MQM के हवाले से बात हो रही है तो इंतखाबी बयानिए में वो क्या अपना किरदार अदा करेगी और जो क्या अक़वाम मुत्तहिदा मतलब MQM ने जो अपनी साख खोई भी थी, क्या वो दोबारा से उस तरह से उभर पाएगी और वो किस तरह से कर पाएगी, यही सब कुछ जानने के लिए हमने हमारे साथ मौजूद है खुद खुशबख्त शुजात रहनुमा MQM है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, हमने देखा कि MQM का एक टाइम था, बहुत ज़्यादा अरूज पर था, उसके बाद गलत फहमियाँ आई,
बैकफुट पर आ गए। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल निकल गए, उन्होंने अपनी अलहदा पार्टी बना ली, उसके बाद दोबारा जम हो गए। अब आपको पता है चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस में आप लोग अपनी साख कैसे दोबारा से उभार कर सामने लेकर आएंगे और किस तरीके से अपने पाँव पे दोबारा जो है जमकर खड़े होकर अपना बयानिया आगे पेश करेंगे? अच्छा, आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी, उसको मैं ज़रा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आपने कहा कि MQM जो है वो डूबती है और फिर वो उभर जाती है, तो मुझे एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। सूरत हाल तो यही होती है। अच्छा, ये और देखें बीबी, हर पॉलिटिकल सिनेरियो में आप यही देखेंगी, लोग वही जिंदा रह जाते हैं, नाम वही जिंदा रह जाता है, पार्टीज वही स्टैंड कर जाती हैं जो डूब कर उभरना जानती हैं। जो डूब गए और उभरना ही ना जाने, वो फिर क्या पॉलिटिकल सिनेरियो। बड़ी खूबसूरत बात आपने की और शेर बड़ा मजे का बड़ा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मैडम, अगर हम देखें, हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उसमें भी आप रहे, फिर हमने PDM की गवर्नमेंट देखी, वहां पे भी रहे आप लोग। लेकिन एक इल्जाम जो हमने बड़े करीब से खुद भी देखा है रिपोर्टिंग करते हुए, जो आप लोग पे है, और कराची के कहीं ना कहीं लोग ये आपसे गिला भी करते हैं कि जब भी वक्त आता है, यानी मुश्किल वक्त आता है हुकूमत पर, तो आपके मुतालिबात भी आ जाते हैं सामने, और उसके बाद हमने ये देखा कि रूट के कराची की तरफ आप चले जाते हैं। वो ये भी आप लोग के साथ लोगों ने ऐड किया है कि भाई नई नवेली दुल्हन जब नाराज होकर अपने मायके चली जाती है, वही सूरत हाल हमने PDM की टाइम में भी रही, तहरीक इंसाफ के ये मुतालिबात ना पूरा करना और अब आवाम के सामने जाना कितना मुश्किल है आप लोग को पेश आ रही है सारी चीजें? जो आपने कहा दुल्हन रूट के मैके चली जाती है, तो MQM का तो मैका और ससुराल दोनों कराची है। वो रूट है या खुश हो, उसे कराची के लिए काम करना है और कराची ही उसके लिए सारा घर है। लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपने कहा, और ये लोगों के जहन में बात आती है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि आपने कहा कि जी जो भी हुकूमत होती है उसके साथ MQM शामिल। देखिए, हमारा जितना हिस्सा होता है, हमारे पास जितनी गुंजाइश होती है, हमारे जितने मेंबरान होते हैं, उनका हमेशा तराजू में उनका बाट इतना मजबूत होता है कि MQM गवर्नमेंट बनाती है और MQM हटती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ये तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, और MQM का वज़न इतना होता है, चाहे उसके 25 मेंबर हों, चाहे उसके 14 मेंबर हों। ये भी तो देखिए, उसकी खासियत ये है कि वो बैलेंस करती है, वो तवाज़ुन करती है। तो जिस वक्त पार्टियां आती हैं और उनको हुकूमत करना होती है, तो वो जाकर और घुटने टेकती हैं MQM के सामने, भाई ना आए, हमसे मदद ना मांगे, हमें ना अपने साथ शामिल करें, हमने कहा है कि हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास आओ, वही ना आए। लेकिन वो आती हैं, वो हमसे मदद मांगती। कौन सा सरबराह मुमलिकत है पाकिस्तान का जो MQM के दरवाजे पे नहीं आया? और बहुत अच्छा किया, मैं इसको बुरा नहीं समझती। यही सारा पॉलिटिकल एक तर्ज ज़िंदगी होता है जिसमें आपको डिप्लोमेटिकली भी काम करना होता है, पॉलिटिकली भी काम करना होता है, आपको मिल के चलाना होता है। अगर मैं ही मैं हूँ तो मैं क्या हूँ, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हमें तो पॉलिटिक्स में जो हमने पढ़ा और हमने जाना, बिल्कुल वो ये था कि आपको लेके सबको साथ चलना होता है। लीडरशिप की क्वालिटी भी यही होती है बच्चे, कि आपको अगर हम देखें, हमने देखा है कि इलेक्शन का जो मामला है, इलेक्शन का मामला अगर हम देखें, अब जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, इलेक्शन हमें कहीं दूर दूर तक तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर MQM की बात की जाए, तो क्या आप लोग समझते हैं कि अगर इलेक्शन डिले किए जाए तो पिफ्या और जमातों की तरह, खासकर पीपल्स पार्टी की तरह, आप भी ये रखते हैं कि कहीं ना कहीं एहतजाजी सिलसिला आप भी शुरू करें, और साथ साथ आप अवामी हलकों में भी आप लोगों ने जाना है? कोई बयानिया, कोई आवाम को कायल करना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों जमातों, दोनों टेन्योर में आप लोगों ने मजे लिए वजारतों के। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट कंपेयर है। आप चाहते हैं हम सारे पत्ते आज ही खोल दें आपके सामने और हम बता दें कि अगर इलेक्शन डिले होगा तो हम क्या करेंगे। ये तो बड़ी ही अंदरूनी कहानियाँ होती हैं। ये आपको उसी वक्त पता चलता है जब वो सिनेरियो सामने आता है। अब देखिए, इलेक्शन आपने कहा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, लोग यही कह रहे हैं, और उसकी बड़ी बहुत सारी वजूहात हैं।
वो आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है उसका। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम अपना एक लाहेमल बनाते हैं। हमारी पार्टी, देखिए मैं पार्टी की तर्जुमान की हैसियत से सब बात नहीं करी, एक पार्टी की एक वर्कर की हैसियत से बात कर रही हूँ। ये तो आप तर्जुमान होंगे तो शायद वो आपको ज़्यादा वजाहत से बता सके, लेकिन मैं आपको एक आम पाकिस्तानी, एक आम कराचीआइट की हैसियत से बता सकती हूँ कि जिस वक्त के हम ये देखते हैं हालात हाज़रा, उसमें तो हमें इलेक्शन कहीं होता नज़र नहीं आता, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद यही है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होना चाहिए। यही इस मुल्क का मैं समझती हूँ निजात दहिंदा होगा इलेक्शन, कि उसको वक्त पे हो जाए। अच्छा, लेकिन मैम आपको नहीं लगता कि अभी आपका जो बयानिया है, आपकी पार्टी का जो बयानिया है, उसको फीड करने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होगा? इलेक्शन तक नहीं, इससे पहले अगर अभी तक लाहे-अमल इख्तियार या बनाया नहीं है तो अभी अगर बनाएं और अभी अगर आहिस्ता आहिस्ता बयानिया अपना बयान अपने पूरे अवाम में आप देना शुरू करें तो उस वक्त तक जब इलेक्शन होंगे तब तक जो है वो ग्रास्प कर सकेंगे या आप समझ सकें कि हमारा ये बयानिया है तो इसको बाय कर गए। बीबी, ये जो लफ्ज़ बयानिया है ना, ये जो पार्टियां हैं जिन्होंने अपने बयानिए बदले हैं, उन्होंने ये लफ्ज़ बयानिया निकाल लिया। MQM का सिर्फ एक ही बयानिया रहा है हमेशा से। आप उसे बयानिया कह दें या उसका विजन कह दें या उसका आप मकसद कह दें, वो है अवामी पार्टी। अवाम के दरमियान से वो अपने नुमाइंदे उठाती है। आपको मैं चैलेंज से कह सकती हूँ, आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने ऐसे लोगों को टिकट दिए और तकरीबन 25 के 25 मेंबरान आप देख लें। 2008 में मैं वहाँ बैठी थी और मैंने ये देखा कि सिवाय मेरे, जो मैं डिफेंस से थी या मुझे लोग जानते थे, शक्ल से पहचानते थे या जो भी कुछ नेमतें थीं, आप बताइए कि कौन सा ऐसा शख्स था जो बड़ा ऐसा नामी ग्रामी जागीरदार था या जिसके जहाज़ चलते थे या जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं। वो लोग आराम से आते थे जिस तरह आम इंसान आता है और पार्टी अटेंड करता है। तो आम इंसान की पार्टी है, आम इंसान का विजन लेके चल रही है, आम इंसान का बयानिया है कि एक आम इंसान को जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं देंगे मौका, उस वक्त तक आपकी पार्लियामेंट जो है वो मजबूत नहीं हो सकती। आपको हर हालत में आम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी उठा के पार्लियामेंट में लेकर आना होगा। अब हमारे पार्लियामेंट में जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। हमने बहुत सारे एमक्यूएम के लोगों को देखा है जो आम से खास बने हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी का तासुर जो हम कराची में रहे हैं या यहाँ पे जो पाया जाता है एमक्यूएम के हवाले से, ये जो 2 टेन्योर हमने देखे, इससे माजी में भी देखा है, कहा जाता है कि आप किसी और के इशारों पर ही उठते हैं, मनाते हैं, बैठते हैं, कब अपने इशारों पर भी अपने काम करेंगे? इस तासुर को आप कैसे देखते हैं? आप सारी पार्टियों का आप बयानिया भी सुन लीजिए, उनके काम भी देख लीजिए, उनका आना भी देख लीजिए, उनका जाना भी देख लीजिए। जिन जिन पार्टीज़ का आप नाम ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी पार्टीज़, वो किसके इशारे पे चलती हैं, वो किसकी बात सुनती हैं, उनकी पॉलिसीज़ में किसका नाम होता है, किसका इशारा होता है। तो सिर्फ एक ऐसी पार्टी को मतून करना, देखिए बहुत आसान बात होती है। आपके यहाँ अगर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला ख़ानदान में शख्स होता है ना, तो उसकी बुरी से बुरी बात भी करते हुए लोग डरते हैं, और जब वो आता है तो चाहे उसने वो कितना ही करप्ट हो तो लोग खड़े हो जाते हैं, चचा आए, इनकी तो बहुत बड़ी गाड़ी है। यही हाल पाकिस्तान का, ये ख़ानदान है ना, इसमें क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, आवाम की पार्टी है, आम इंसान की पार्टी है, इस पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान हो जाता है। जिसकी जितनी हैसियत है उस पर उतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना चाहिए। और वो लोग जो किसी के कहने पे सब कुछ करते हैं और उसके बावजूद वो इसलिए आते हैं कि वो मौरूसियत से आते हैं, वो अपनी लेगेसी को चला रहे होते हैं, वो अपने पैसे के बलबूते पर आकर और वोट खरीद रहे होते हैं। ये तो एक और चीज जो मैंने देखी, बल्कि एक वक्त था हैदराबाद से लेकर बहुत सारे इलाके जो थे वो कहीं ना कहीं एमक्यूएम का डंका बजता था। ये मैंने खुद देखा है, सारी चीजें कवर भी की हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है, अब ये भी कहा जाता है कि कराची तक ही महदूद हो गई है। आगे फैलाने के लिए, आगे काम करने के लिए एमक्यूएम इस वक्त कितनी इकट्ठी है? और जिस तरह लबीबा ने आपसे सवाल किया कि हमने देखा कि पार्टी आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म हुई, वो रूठे हुए दोबारा आ गए, आप लोगों ने उनको मनवाया और खुद भी वो मान के आ गए। तो आप क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम का टास्क क्या है? क्योंकि एक तरफ आपके सामने एक बहुत बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है जो कहीं ना कहीं टफ टाइम आपको हमेशा देती है।
पीपल्स पार्टी तो हमेशा से हमारी मुखालिफ रही और हम उसके मुखालिफ रहे, और इसी तरह तो मुकाबला होता है। अगर सिर्फ एक ही पार्टी हो तो मुकाबला कैसे होगा। आपने जो ये कहा कि जी आपका ख्याल है, ये आपने अपना ख्याल जाहिर किया है, मैं ये कहूँगी, आपने कहा कि जी अब हैदराबाद में नहीं है पार्टी, सिर्फ कराची तक महदूद है। आपसे किसने ये कह दिया? आप अपना माइक लें और हैदराबाद चले जाएं, आपके पास तो कैमरा है, आप हैदराबाद जाएं। अभी भी लोगों के दिलों में एमक्यूएम जिंदा है, अभी भी देखिए, अभी भी। और हाँ ठीक है, देखिए टूट फूट का जब शिकार हुई पार्टी, उसकी रीज़न और उसकी वजूहात आप लोगों के सामने है, लेकिन दोबारा पार्टी का मुनज़्ज़म होना, दोबारा लोगों का एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ना इस बात की गवाही है कि अपनी अना, अपनी खुददारी, अपनी ईगो को एक तरफ रख के अगर लोग हाथ जोड़ के और हाथ बांध के एक दूसरे के साथ दोस्त बन के और भाई बन के बैठे हैं, तो हमें तो सबको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो इस बात को कहूँगी कि अगर कोई दूसरी पार्टी भी इस तरह अपने रूठे हुओं को मना के लेकर आए, यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो वफाक है, यही तो इस बात की अलामत है कि आप लोगों का काम करना चाहते हैं। अपनी ईगो, अपनी अना, अपना, अब अगर आई, मी एंड माई सेल्फ, जिन्होंने ये किया आज वो कहाँ हैं? आई, मी एंड माई सेल्फ नहीं। अच्छा, लेकिन मैम क्या आप एमक्यूएम की जो पार्टी है जी, तो पार्टी है क्या सिंध तक ही महदूद रखना चाह रही हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं, मुत्तहिदा नाम है, आपको तो पता है ये एमक्यूएम का नाम जो था ये बरस पहले इसीलिए तब्दील किया गया कि हम चाहते यही हैं। और आपको बहुत ही लुत्फ़ की बात बताऊं, मैं तो 2 इलेक्शन लड़ चुकी हूँ एक ही हल्के से, कराची के जो सबसे बड़ा हल्का है। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि मेरे वोटर्स में, मेरे सपोर्टर्स में, मेरे साथी, मेरे लोग, मेरे सेक्टर के साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई बलोची भी थे, पठान भी थे, सिंधी भी थे, उसमें सराइकी भी थे, उसमें हर ज़बान बोलने वाले थे। ठीक है मैम, चूंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से दिल तो बहुत करा आपसे इस बात करते रहें, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो रह जाते हैं। हरमीत, एमक्यूएम के हवाले से ये जो बात है वो ऑब्वियसली एक अपनी वाली पार्टी को इन्होंने तो सपोर्ट करना है, वो ये बात करेंगे नहीं, लेकिन एक हद तक महदूद होकर रह गई है। आगे क्या बयानियाँ देगा वो अभी बताया नहीं जा रहा, लेकिन हमारे पास यहाँ एक ब्रेक का वक्त है तो हम ब्रेक पे चले जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अल्लाह मियाँ की दीवी इतनी चीज़ें, इतनी नेमतें हैं जिनके हम आहिस्ता आहिस्ता या एक एक मिनट में भी अपनी ज़िंदगी में जो है उसकी शुक्रगुजारी में हम अब मशगूल हो जाएं या अपना सर्फ कर दें एक एक मिनट भी, तो वो भी कम होगा। छोटी छोटी ऐसी नेमतें अल्लाह मियाँ ने हम लोगों को दी हुई हैं जिसका हम लोगों को शायद पता भी नहीं है कि वो हमारे साथ चल रही हैं। उसकी ना होना आपकी ज़िंदगी में तो वजह बनता है, आपको पता चलता है कि अच्छा ओह ये चीज़ हमारे पास नहीं है। हरमीत, हमारे बाल हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, आंखें हैं, हाथ हैं, कुछ भी आप अगर देख लें, आप इमेजिन करें पूरी बॉडी के अंदर पोटेशियम आपका अगर थोड़ा सा कम हो जाता है ना तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि बेशुमार नेमतें हैं रब की, और आज का ये दिन बड़ा खास है। मैं समझता हूँ कि पल भर के लिए अगर हम अपनी आंखों को बंद करें और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है हम सिर्फ महसूस करें और हम ना देखें, यानी अगर आप देखें कि ठंडी ठार हवाएं अगर चल रही हैं तो पतझड़ का मौसम आता है, पतझड़ कैसे होता है ये चीजें आप सिर्फ अगर महसूस करें, देख ना सकें, या इसी तरह बहुत सारी चीजें, बहुत खूबसूरत नज़ारे जो और लोग उसकी तारीफ करें और हम ना देख पाएं, तो यकीन माने कहीं अंधेरों में आप रहते हैं, कहीं नहीं मालूम होता, लेकिन वही आंखें जो हैं, लेकिन हम उस नेमत जो हमारे, चाहे वो हाथ हैं, बाल हैं, आंखें, नाक हैं, ये सारी नेमतें रब की अता कर दी हैं। और इंसान है कि ख्वाहिशात का अंबार लिए हुए बढ़ रहा है, करीब से नहीं देख रहा है, छोटी छोटी चीजें जो इर्द गिर्द हमारी उनको भी नहीं देखा जाए, लेकिन ये तो बहुत बड़ी नेमत है जो आप बात करी हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में नाज़रीन बड़े वो होंगे, तशवीश में होंगे कि हम लोग ये बात क्यों करें। तो नाज़रीन, आज बसारत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, 12 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म की आगाही मुहिम भी चलाई जाती है इसके हवाले से कि किस तरह से लोगों को इस अपनी बिनाई के हवाले से उजागर करना, इस चीज़ की आगाही कि भाई बहुत ज़रूरी है। ये हुस्न जो अल्लाह मियाँ ने इस कुदरती तौर पर और आपके सामने दिया है उसको किस तरह से सराहना है। आंखें नहीं होंगी तो आप किस तरीके से इस सब को सराहेंगे। इसी मद में हम लोगों ने अपना मदू किया है बसारत के आलमी दिन के ऊपर। मेरे दाएं जानब मौजूद हैं
सनाउल्लाह साहब, और ये सदर हैं अल एहसान फाउंडेशन के, जबकि मेरे दाएं जानब शाहिद अहमद मेमन साहब पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, आपसे बात का आगाज़ करूंगी। आपने जब आपने ये सोचा कि अच्छा ठीक है ये फाउंडेशन बनानी चाहिए, इस फाउंडेशन बनाने में आपने बहुत से गरीब गुरबा, अल्लाह मियां आपको और अजर दे इसका, आते उनका तकरीबन किस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, अपनी फाउंडेशन के हवाले से कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा ऐसा है कि अल फ़राई हॉस्पिटल जो है, ये कुरान पाक की आयत हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इज़ देयर एनी रिवार्ड फॉर गुड अदर देन गुड, तान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। इससे हमने विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़ ओनली इन 1993 में हमने शुरू किया था। हमारे इलाके में सर क्वैकरी बहुत ज़्यादा थी, डिस्पेंसर बैठे स्टीरॉइड दे रहे थे, हमने उसके ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए ये शुरू किया था। लेकिन ग्रेजुअली जो है हमारा काम, तो फिर हमने इसके साथ जनरल ओपीडी के साथ आई का भी शुरू कर दिया, गायनी का भी शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे हॉस्पिटल हैं और मेन जो है सबसे ज़्यादा आई कर रहे हैं। और आई का जो है मोर देन 1000 पेशेंट डेली आते हैं, जिनसे सिंगल पेनी भी नहीं ली। कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, जैसे ही आप सिलेबस हर ऑफिस के बाहर, डॉक्टर रूम के बाहर वो कंप्यूटर पे स्क्रीन चल रहे हैं नंबर, तो आप वहाँ पर जहाँ पर आपका वो नंबर आ रहा है क्यू में लगकर आउट ऑफ टर्न कोई बंदा भी वहाँ पर चाहे कितना भी वो प्रोटोकॉल वाला हो, वो अपनी टर्न पे ही जाएगा। तो इस तरह ये इज़ टोटली फ्री फॉर एवरीवन। और मोर देन 80 to 90 ऑपरेशन जो है वो रोज़ाना हो। पाकिस्तान की किसी भी अच्छे अस्पताल में जो सर्जरी मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर हो रही है। अच्छा हरमीत, इससे कबल जब हम ब्रेक पर थे तो मैं सनाउल्लाह साहब से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत से, मैंने कहा तो गरीब आते होंगे ना जो कर अफोर्ड, उन्होंने कहा नहीं हमारी मशीनरी इतनी अच्छी है कि दूसरे लोग भी कहते हैं कि काइंडली हमारा अपने ही फाउंडेशन में आप कर लें। बिल्कुल बात दुरुस्त है सनाउल्लाह साहब की। और सर आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर बात है ये एक जज्बा है खिदमत खल्क का और जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक वक्त था कि कहीं ना कहीं चश्मे जो था या चश्मा जो था इससे काफ़ी लोग दूर थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चों में भी नौजवानों में भी कहीं ना कहीं आंखों का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप इस सारी चीज़ों को बड़ी करीबी से देखते हैं, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ बड़ी तेज़ी से फैल रही है और कहीं ना कहीं हम एहतियात की जो वजूहात हैं शायद ये वजह है? एक तो सर इसमें यह है कि हमारी खुराक जो है वो हमें खालिश नहीं मिल रही है। अगर आप कोई भी दूध का पैकेट देख लें उसके ऊपर वाइटनर लिखा हुआ है, वो मिल्क नहीं है। तो सारे केमिकल तो हम खा रहे हैं। बाकी दूसरे सामान जितने भी है, जितना भी सामान है खाने पीने का, उसमें सब में 2 नंबरी है। मिसाल देता हूँ कि अगर दाल जो है वो 50 रुपए किलो है तो बेसन 60 रुपए होना चाहिए कि उसके ऊपर माल है, लेकिन वो आपको मिलेगा तो कैसे मुमकिन है? हर चीज़ में खराबी, हर चीज़ में केमिकल हैं, और इन अच्छी ना होने की वजह से और ख़ासकर मोबाइल जो है, बच्चे जो हैं छोटे बच्चे उनको दे देते हैं, और उनकी हमारे हॉस्पिटल में हमें अलहदा बच्चों की स्पेशलिटी के लिए डॉक्टर रखने पड़े हैं कि वो उनको बच्चों की नज़रें बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। स्क्रीन छोड़ते ही नहीं है बच्चे, जितना बारहा कह भी दें तब भी होते। इसके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से उनसे पीछे भी छुड़ाया जा सकता है, और अगर नहीं वो पीछे छुड़वाते तो क्या क्या खुराक जो है उससे देकर आप कर सकते हैं। शाहिद अहमद मेमन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के फाउंडर हैं जी। और कहा जाता है कि शाहिद साहब, लामिया ने कोई एक अगर जिसे हिस्स ले ली जाए, बाकी की जो हिस्से हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो आपने ये फाउंडेशन बनाई और कि आप कराची से ही हैं और कराची में ही आपकी ये फाउंडेशन काम करती है? जी, ये थ्रू आउट द कंट्री करती है जी। और पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन एक्चुअली बनाने का था कि जब हरावल दस्ते के तौर पर नाबीना अफराद ने माजूरों के हुकूक के लिए, और हुकूक से मुराद ये है उनको सिर्फ शेल्टर नहीं देना है या इब्तिदाई तालीम नहीं देना है, बल्कि इस तरह की तालीम और तरबियत देना है, इस तरह के मौक़े देना है
कि वो उनका इंटीग्रेशन हो जाए इंक्लूसिव बेस पर और वो इक्वली जो है तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके, प्रोडक्टिव सिटीज़न की हैसियत से जो है वो माशरे में अपना रोल अदा कर सके। इसके लिए उसको जो है आपको तमाम शोबों में के साथ कि कहाँ का उसकी तालीम और तरबियत कैसी होनी चाहिए, उसका सोशलाइजेशन कैसे होने, उसका रिहेबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन में अगर बाय वर्च्यू ऑफ इस नेचुरल लेकिंग कुछ जो असिस्टिव डिवाइसेस है, कुछ एडिशनल टेक्निकल जो है वो स्टेप्स की ज़रूरत है, तो वो कैसे मुहैया किए जाए ताकि उसको जो है उसकी तालीम और तरबियत के हासिल करने में भी और उसकी बुनियाद पर रोज़गार हासिल करने और अपना रोल को प्ले करने में कोई दुश्वारी ना हो। इसके पूरी लाइफ में उनके स्पेशल डिवाइसेस के ज़रिए अपनी लाइफ को आसान और प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है, तो उन शोबों में भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो एक तरह से ये था कि ब्लाइंड के बाद जो है काम महसूस हुआ कि दूसरे एरियाज़ भी है। मैंने पहले काफ़ी 21 साल तक इनके लिए पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के तौर पर किया, उसके हेड की हैसियत से भी किया, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का फाउंडर और ऑफिसर हुआ और मैंने कोई मेरा 50 साल के शाहिद मेमन साहब हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बल्कि हम ऐसे महरूम जितने भी लोग हैं उनके एहतजाज भी हमने देखे हैं और एहतजाज करते हुए उन पर तशद्दुद भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के टाइम हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे जो चीजें आप फरमा रहे हैं, जिन जिन मसाइल का शिकार है जितने भी हमारे भाई हैं, अब आप जो फाउंडेशन चला रहे हैं तो उसमें क्या कैसी चीजें हो रही हैं? अगर गवर्नमेंट की तरफ हम देखें तो हत्ता के जो जॉब्स कोटा है उसमें भी मुतालबे किए गए, लेकिन वहां पे भी कोई सुनाई नहीं हुई। जो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वैसे बाय द वे मैं पहले ये बताऊं कि हमने भी आगाज़ 1963 में जो है अपने हुकूक के लिए हड़ताल से ही किया था और लाठीचार्ज भी हुआ था और वो इंटरनेशनली भी और लोकली भी मीडिया में आया था बहुत सारे। लेकिन अब जो मसला सबसे बड़ा है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यूएन चार्टर आने के बाद हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसेबल्ड से रिलेटेड 2002 या नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, इसके बाद बहुत से हुकूक दिए गए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस है और बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डिपार्टमेंटल जो है वो फैसिलिटेशन भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला और इशू है जिसके लिए हम इस वक्त फाइट आउट कर रहे हैं और तमाम डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक से लेके बाकी बैंक्स भी है, नादरा भी है, बीआर भी है और फेडरल लेवल पर हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी है, ड्यूटी फ्री कार समेत बहुत से मसाइल हैं। वो हुआ ये है कि फैसिलिटीज़ तो दी गई हैं लेकिन उनको इंश्योर नहीं किया गया है, उसको प्रैक्टिकली जो है देने में इतनी दुश्वारियां हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, फिर अनअवेयरनेस होता है, जो डीलिंग पर्सन है, जो देने वाला है, जो अथॉरिटी मौजूद है वो उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं करती। तो इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं। उसके लिए अब गवर्नमेंट के इदारे जो है कवानीन भी बना रहे हैं, लेकिन कवानीन काफ़ी नहीं है। हमारी राय ये कि मौके पर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ स्टेट बैंक का बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है कि नाबीना अफराद को बैंकिंग में जो है फैसिलिटेट किया जाए और उन्होंने किया है, बहुत इन मेनी वेज किया है। सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो मसाइल हैं और जिन मसाइल का नाबीना अफराद शिकार हैं तो उस पर अमल होना चाहिए, सिर्फ कवानीन नहीं बनने चाहिए। सनाउल्लाह साहब आपकी तरफ आएंगे। इस वक्त अगर हम देखें बहुत से नौजवान, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, क्या क्या मसाइल, आप हॉस्पिटल को लीड करते हैं, एक वेलफेयर ट्रस्ट को चलाते हैं, बहुत सारे लोग आके इस्तिफादा हासिल करते हैं बगैर पैसे दिए हुए, तो ऐसे में क्या पैगाम देंगे आंखों का के हवाले से, जिसके पास जो महरूम है वो तो है, जिसके पास ये रब की अता करदा बसीरत है, तो उनको किन किन चीज का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने हॉस्पिटल में बड़े करीब से देखते हैं? अच्छा, लेकिन हरमीत इसमें मैं बच्चों के हवाले से भी कहना चाहूंगी क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा आजकल शिकार हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग जो है बच्चों की इतनी ज्यादा हो गई हुई है और बावजूद उसके कि उनको समझाने का भी उनको इन चीजों का एहसास नहीं है कि हम आगे जाकर कितनी बड़ी नेमत को खो सकते हैं। हर की मोबाइल है, गेम्स हैं, अब बच्चे ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, खाना पीना सब कुछ सनाउल्लाह साहब भूल जाते हैं।
मोहतरम हरमीत साहब, ऐसा है कि जी आज के दिन के हवाले से जो योम बसारत का दिन जी। है आलमी इंटरनेशनल ये मनाया जाता है, और हर साल अक्टूबर की जो दूसरी सेकंड थर्सडे होती है उसको ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो इसमें हम लोग जो है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस पे काम कर रहे हैं ताकि वो लोग अंधेपन की तरफ ना जाएं, क्योंकि आज के दिन के हवाले से भी यही है कि अंधापन और बिनाई की जो ख़राबी है इससे बचा जा सके। तो इसके लिए हम हर संडे को हमारा कैंप होता है, फ्री आई कैंप। अभी हम इस इतवार को कलर कार जाना है हमारी टीम ने, और स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास एक ऑपरेशन थिएटर है जहां पर हम जाकर लोगों को पहले चेकअप करेंगे, उनको फ्री मेडिसिन, आई ड्रॉप्स, फ्री एनके देंगे। और जिन लोगों को, ऐसे लोग बुजुर्ग जो हमारे हॉस्पिटल तक, किसी भी हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, तो उनके डोर स्टेप पर जाकर हम उनके ऑपरेशन करते हैं बगैर टांके के और बगैर उसके टीके के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फोल्डेबल लेजर से हम जाकर करते हैं। और हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, प्रोफेसर, जो ये सर्जरी करते हैं। इस तरह फिर उन कैंपों में से हम देखते हैं कि ऐसी लड़कियां जिनकी आंखें ख़राब हैं, कॉर्निया जिनका ख़राब है, कि कॉर्निया जो है अगर ख़राब हो गया बच्ची का, तो अच्छी भली बच्चियों को शादी आजकल नहीं होती, तो जो एबनॉर्मल बच्ची होगी उसको कौन एक्सेप्ट करेगा। तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि ऐसी बच्चियों को हम अपने अस्पताल लाते हैं और अमेरिका से इंपोर्ट करके कॉर्निया, जो कि बाहर 7-8 लाख रुपए का लोग चार्ज करते हैं, हम फ्री ऑफ चार्ज उनको ये सारी फैसिलिटी देते हैं। और अभी तक 570 से ज़्यादा कॉर्निया जो है हम ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और आपके चैनल के तवज्जो से हम इन लोगों तक गुजारिश करना चाहेंगे कि ये कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया जो है ये जब ख़राब होता है तो इसमें इसकी थिन हो जाता है और फिर ये क्रेटोकोनस बन जाता है, कोन की तरह बाहर निकल आता है, वो फट भी सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो लेज़र है जिससे उसको हम लेज़र लगाकर कंट्रोल कर लेते हैं। अगर टाइमली कोई आ जाए, अगर वो लास्ट स्टेज पे आएगा तो फिर हमें वो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा कॉर्निया। तो मैं गुजारिश करूँगा ऐसे लोगों को जिनका कॉर्निया ख़राब हो रहा है वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, उनको वो फ्री लेज़र लगाएंगे ताकि जो नेचुरल कॉर्निया होता है जो अल्लाह ताला का अता किया हुआ उसको जो है हम महफूज कर सकें। और इस तरह काले मोतिये के हैं, मतलब ब्लाइंडनेस की तरफ जो जानेंगे, एक तो ये कॉर्निया का है क्रेटोकोनस जिनका कॉर्निया ख़राब है, और दूसरा है ग्लोकोमा साइलेंट जो है ना वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। अच्छा। कैटरेक्ट का तो इलाज है कि आप उसका ऑपरेशन करें, कैटरेक्ट का उसमें फोल्डेबल लेंस डालें तो उसका फर्स्ट क्लास विजन हो जाएगी। लेकिन अगर ग्लोकोमा है, उसका आईओपी होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर वो बहुत ज़्यादा है, जैसे बीपी बढ़ जाए तो बंदे को पेन वेन होती है, तो इस तरह फिर सर इसके साथ एक और चीज़ ऐड कीजिएगा जो आप फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो इन मसाइल का शिकार हैं, तो कौन कौन सा शहर ऐसा है जहाँ ये तमाम तर सहूलियात आपकी का जो इदारा है वो मुहैया कर रहा है? हम तो सिर्फ जी लाहौर में हमारे 3 हॉस्पिटल हैं, हम सिर्फ लाहौर में ये सहूलत जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि आंखों पे ही ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आंखें जो हैं ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है बेशक, और दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसको देखने के लिए खूबसूरत आंखों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बदसूरत आंखों से हम देखेंगे तो ये दुनिया और हमारी वैसे बदसूरत वैसे देखा ही नहीं जा सकता। आप लोग बहुत काम करेंगे इसके लिए, खिदमत खल्क के, अल्लाह मियां आपको इसका जज़ा दे और करने की हिम्मत और तंदुरुस्ती के साथ आपको अल्लाह मियां ये जुटाए रखे। इस चीज़ के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ़ लेकर आए, अब यहाँ वक्त हुआ हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। तो जनाब लाहौर ऐसी एक खूबसूरत सी जगह का नाम है जहां आप आएँ और आकर आपको इश्क हो जाता है। भाई मैं लाहौर से किसी और शहर में जाऊं, बेशक मेरे से इख्तलाफ हो हर एक का, लेकिन मैं कहती हूँ लाहौर की जो रंगीनियाँ और खूबसूरतियाँ हैं ना वो लाहौर वाले ही जानते हैं। क्यों हरमीत पाजी? बिल्कुल, वो कहता है ना कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। मुझे तो यकीन माने वहाँ की पुरानी इमारतों से, वो गली कूचे या माल रोड की अगर मैं बात करूँ तो बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, चाहे वहाँ की शाम हो चाहे वहाँ की सुबह की बात की जाए। कमाल के लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। और फिर अगर खाने पीने के हवाले से बात करें तो मेरा फेवरेट नाश्ता वहाँ से मिलता है। एग्जैक्टली। अच्छा, लाहौर की खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरत इमारतें हैं, विरसा है बहुत अच्छा, खाने की
तो क्या ही बात है, वो जो खाता है। और इतने मज़ेदार किस्म की सकाफत है, इतने मज़ेदार किस्म का कल्चर है कि जो भी आता है स्पेशली लाहौर देखने ज़रूर आता है। हम लोगों की हेरिटेज सदियों से चला आ रहा है, टूरिज्म के हवाले से भी जो लोग लबीबा जो आता है वो लाहौर का ही हो जाता है ना? जितने भी आप तो ना लोगों से हुए, मिले हैं, जहां से भी मिले हैं, जिस दुनिया से भी मिले हैं, वो जब लाहौर का विजिट किया बस कर दे हमीद, आप तो ना हुए, हम तो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि हम हैं। अच्छा, खूबसूरती की एक अलग बात होती है। अंदरून शहर के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात करने चलें तो जो अंदरून शहर है ना, हा क्या ही बात है। लेकिन जब आप ऐसे चले जाते हैं अंदरून शहर में तो इस तरह से भी आपको नहीं समझ आती है। एक हमारे पास ऐसे वीलॉगर मौजूद हैं जिन्होंने कैमरे की आंख से वो हिडन साइट्स दिखा चुके हैं वो अपने व्लॉग्स में 250 के करीब, और उन्होंने दिखाया है, बताया है कि कैसा विरसा है हमारे पास, कैसी सकाफत है और क्या क्या खूबसूरती पिन्हा है इस लाहौर में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साद जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनसे मैंने जब ये बात की, मैंने इनसे कहा नाजरीन कि आप पक्के लाहौरी हैं। कहते हैं जी मैं पक्का कटूट रे वाला लाहौरी हूँ। रे की ये जो चीज़ समझता है ना उसको समझ आ जाती है कि वो लाहौरी है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं साद, आपको कैसे लगा कि अच्छा ठीक है मैं अंदरून शहर की इन सारी गलियों को जो मतलब लाइक छुपी हुई हैं, नहीं है लोगों के सामने, वीलॉग के तौर पर सबके सामने लेकर आऊँ? ये जर्नी जो है वो 4 साल पुरानी है। ये एक दिन में डिसीजन नहीं हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था एक यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट से, और वो जब अच्छा हुआ, काम बड़ा ज़बरदस्त लोगों को पसंद आया, तो उसके बाद कोविड के दिनों में इसको स्टार्ट किया था और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और उनको बना के अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करना शुरू किया। और अंदाज़ा नहीं था, कोई ये काम नहीं कर रहा था। विद इन अ फ्यू डेज़ वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से ऊपर आई और फिर इंटरनेशनली एक बड़ा मीडिया जो है उसने उसको टेक ओवर किया और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बना दी। तो वो जब डॉक्यूमेंट्री बनी और उसके बाद चीज़ें चली तो फिर वो एक छाप लग गई और उसके बाद एक ड्यूटी बन गई कि अब आपने ये काम करना है। अच्छा। तो वो सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ और लाहौर की गलियाँ, कूचे, चुबारे, मकबरे, मस्जिदें, गुरुद्वारे, व्हाट्सएवर जो मिलता गया सबको कैप्चर करते गए। अच्छा, उस एक वीलॉग जो आपने बनाया उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद ये होता है ना कि आप एक चीज़ ढूंढते हैं तो ढूंढने में भी एक मज़ा आता है। अच्छा, ये चीज़ तो कभी किसी को पता भी नहीं थी, इस जगह पर होती है। आज भी ऐसा है कि आपने जो गलियाँ और चुबारे और चौराहे हम लोगों को दिखाए हैं उसके अंदर ऐसे खाने भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता। तो आपकी डॉक्यूमेंट्री से लोग देखने के बाद क्या उन चीज़ों को देखने का उनके अंदर वो तलब पैदा होती है कि अच्छा जाकर देखते हैं? कई दफ़ा हुई है और बाकायदा लोगों का रिस्पांस आता है। और मेरा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उसे पूरा का पूरा कवर कर दूं और आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक यूट्यूब का जो होता है ना वो लिंक दे देते हैं और उसके नीचे जो है वो आपको एक लोकेशन भी दे देते हैं। यू जस्ट नीड टू क्लिक दैट और आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। और कई लोग गए हैं और मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रब्ता करते हैं कि हमारी एक असाइनमेंट थी तो उस हवाले से, तो मैं उनको सिंपल ये कहता हूँ कि यार वो फलानी जगह पे मैंने बनाई हुई है, आप सिंपल उसे क्लिक करें, आप जाके देखें, आपको तमाम चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके वीलॉग्स देखने के बाद लोगों ने मतलब लाइक टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, ऑब्वियसली टूरिस्ट आए और वो चाह रहे हो कि आप हो चुके आपने इस चीज़ों को देखकर उसको बनाया तो आप हमें एज अ गाइडर जाएं और हमें दिखाएं, वो कभी ऐसा मौका हुआ? एग्जैक्टली ये चीज़ जो है वो 3 साल तो जर्नी चली थी सिर्फ यूट्यूब की हद तक या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। पिछले साल फिर मैंने जो है वो टूर गाइड का लाइसेंस भी मुझे इशू हो गया और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपरली, मैं ये समझता था कि लोगों को डिजिटली आपने दिखा तो दिया, बट अगेन वही बात कि जब तक आप वो साइट खुद नहीं देख लेते अपनी आंख से और खुद वहाँ अंदर जाके जो एक्सपीरियंस होता है वो गेन नहीं करते, सो कहीं ना कहीं तशन्नी जो है वो रह जाती है। तो उस चीज़ को फिलअप करने के लिए जो है वो ये स्टार्ट किया था और उसके बाद हरमीत, आप नहीं चाहेंगे कि आएँ और साथ के साथ जाकर अंदरून शहर की वो हिडन साइट जो उन्होंने 250 तकरीबन निकाली है, वीलॉग में किया, आके अपनी आंखों से खुद वैसे जाहिद भाई को उनका जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने बहुत सारी रहनुमाई हमारी फरमाई है और अगर हम देखें बहुत सारे से खूबसूरत इलाके जो मैं कभी जब भी लाहौर आता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ उन इलाकों की तरफ। साथ जाहिद भाई आपसे जानना चाहेंगे, अब अगर हम बात करें लाहौर की, लाहौर में एक बेपना हेरिटेज पड़ा है, मुख्तलिफ मज़ाहिब की अगर मैं बात करूँ, हमारा तो है ही है क्योंकि सिखों का बेपना वहाँ पे मुख्तलिफ इमारतें भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाहौरियों ने खुद नहीं देखी और कहीं ना कहीं हम बाहर दुनिया में रहने वालों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी जगह हैं जो आप चाहते हैं अगर उस पर काम हो तो बहुत कुछ हो सकता है? अमित भाई, इसमें मैं, क्योंकि अभी आपने सिख हेरिटेज की बात की ना, तो मैं उसी को लेके चलता हूँ। यकीनन आपको पता होगा सिख मज़हब में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी गुजरे हैं भाई मनी सिंह के नाम से, और लाहौर के अंदर जो है वो उनकी एक समाधि
है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जस्ट बिकॉज के वो बिल्डिंग्स के दरमियान में आ गई वो तमाम चीज़ें, वो बड़ी जो है बैक पे चली गई थी। और बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये भी ख्याल था कि शायद अब वो मौदूम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मेरे एक बड़े भाई हैं शहबाज भाई, उन्होंने और मैंने मिलकर इस पर थोड़ा सा काम किया और हमने उसको ना सिर्फ ये कि तलाश किया, उसको निकाला, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, बल्कि उसको अंदर से तमाम वो साफ़ वगैरह करवा के और बाकायदा जो आप में एक होता है संगतें, वो उनका वहाँ पे सिलसिला जो है वो शुरू करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पे रेगुलर काम हो रहा है। अब इवन जो वॉल सिटी वालों ने रिसेंटली एक लिस्ट जारी की है जिसमें उस इवन जो इमारत है उसका नाम भी आया है कि हम इसको साफ़ करेंगे, इसको बहाल करवाएंगे। सो इस तरीके से लाहौर के अंदर तो एक लंबी लिस्ट है, अगर आप चले जाएँ गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, मकबरों में, जो मेरा ख्याल है एक एक के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर आप एक को भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और बाकी जाहिर है मजहबी मामला भी और मजहबी रवादारी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। अच्छा, साथ जैसे साइट सीइंग बसेस होती हैं, उस तरह से आप क्या वॉक वगैरह करवाते हैं हेरिटेज दिखाने के जी लिए? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है वो ये अगेन कॉन्सेप्ट है मेरा और लाहौर नामा एक प्लेटफॉर्म है, हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। लाहौर के अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि फोटो वॉक्स होती थी। फोटो वॉक्स क्या है, क्या एक साइड से आपने शुरू किया, एक साइड पे जाके आप वॉल सिटी में आप वाइंड अप कर देते हैं और रास्ते में जो हेरिटेज जाते हैं उनको आप क्लिक्स करते हैं। आपको नहीं पता होता कि वो हेरिटेज का नाम क्या है, वो किसने बनाया था, वो कब बना था, उसका मकसद क्या था, उसको बनाने वाले आज कहाँ पे हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसा है। सो वी बोथ इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट कि हम एक ऐसी वॉक का ऑर्गेनाइज किया जाए डिफरेंट लाहौर के सेक्शंस में, जस्ट लाइक वॉल सिटी में, माल रोड पे, अनारकली में, मजांग में, व्हाट्सएवर जो भी इस तरह की रिच हेरिटेज साइट्स हैं, कि वहाँ पर आवाम का एक पूरा ग्रुप लेके जाएं और उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करवाएं और उस रास्ते में, उस पाथ में जितनी भी साइट्स आती हैं उन तमाम साइट्स की हिस्ट्री और जो है वो चीज़ें बताएं। आप इसे ऐसे समझ लें। वैसे जाहिद भाई एक और चीज जो मैं चाहता हूं कि उसको भी आप एड्रेस करें। अगर हम देखें, हम मिस्र की तरफ जाते हैं तो बहुत सारा रेवेन्यू उनका वहां से ही होता है कि कुछ तारीखी मकामात जितने हैं, और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं वो महदूद है एक कौम तक। लेकिन अगर मैं लाहौर की बात करूं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि कहीं ना कहीं एक कौम नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कबीले, बहुत सारे ऐसे लोग मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ममालिक से आए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी धाक बैठाई लाहौर शहर पे। तो उनके हवाले से आपने क्या ऐसी चीजें करीब से देखी कि कहीं ना कहीं टर्किश को अगर हम देखें, ईरानियन को देखें, अफगानियन को देखें, दीगर लोगों को देखें, तो वो भी अट्रैक्ट हम कर सकते हैं यहाँ। हरमीत भाई, इसमें मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दे देता हूँ। हम बात करते हैं अगर 47 से पहले का लाहौर देखें तो इस लाहौर के अंदर मुस्लिम ऑलवेज जो है वो जाहिर है सबसे ज़्यादा तादाद उनकी थी, लेकिन सिख एक बड़ी तादाद में थे, हिंदू बड़ी तादाद में थे, पारसियों की तादाद जो है वो मौजूद थी। इसके साथ साथ मैं जो अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे एक मेरे दोस्त ने किताब भी रिकमेंड की थी कि यहाँ पे ज्यूज़ की जो है एक तादाद जो है वो भी लाहौर में माल रोड पे रहा करती थी। सो आपके पास डिफरेंट जो आप समझ लें मज़ाहिब के जो लोग हैं उनकी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। पारसियों की हम बात करते हैं या जैनिज़्म की हम बात करते हैं, जिस तरह हम रिसेंटली आपने देखा वो जैन का जो मंदिर है, जैन मंदिर लाहौर, उसको उन्होंने ठीक करवाया, वो एक जस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक जैन हॉल भी लाहौर के अंदर मौजूद है और लकीली जब मैंने उसको कवर किया तो वो जैन हॉल जिन्होंने बनाया था उनकी आगे 4th जनरेशन के वो जो लड़के हैं, वो नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने मुझसे बाकायदा रब्ता भी किया और उन्होंने मुझे रेफरेंसेस सेंड किए, पिक्चर सेंड की उन बनाने वाली फैमिलीज़ की। सो आपके पास लाहौर एक रिच हेरिटेज साइट इसलिए भी है कि यहाँ पे सिर्फ एक किस्म का हेरिटेज नहीं है, यहाँ पे हर किस्म का हेरिटेज आपको मिल जाता है। नेम एनीथिंग। आप देखें जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जो यहाँ पर चर्चेज बनाए हैं माल रोड के ऊपर, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो दुनिया के जो है बेहतरीन जो चर्चेज का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको नजर आता है। सो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हेरिटेज वॉक्स के जरिए हम यही लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, जिस तरीके से जिस आंख से साद ने लाहौर की खूबसूरती को समोया है अपने वीलॉग में, ये ज़रूरी नहीं है कि वीलॉग देखने के बाद आपका दिल ना करे। बहुत खूबसूरती है, वर्सटैलिटी आप बता रहे, डाइवर्सिटी बता रहे हेरिटेज के अंदर। ऐसा नहीं कि आप बाहर जाकर इन सारी चीज़ों को देखें, हमारा लाहौर जो है वो किसी से कम नहीं है। आएँ और आकर देखें कि हम लोगों के पास क्या क्या ख़जाना छुपा हुआ है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे शुरू से ना आर्ट से बड़ी दिलचस्पी रही है। मैं आर्ट पढ़ भी चुकी हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको पता है उसके अंदर सेगमेंट होते भी हैं। आपने कभी देखा होगा पेंटिंग होती है, कभी आपने देखा होगा कि मिनिएचर होता है, कभी अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें होती हैं और मुजस्मे बनाए जाते हैं। और वो आज जो हम जिससे आपका तारुफ भी करवाना चाहेंगे और जिससे आप बताना चाहेंगे कि हमारे साथ कौन से मुनफरिद किस्म के जो आर्टिस्ट मौजूद हैं,
वो मुजस्मे बनाते हैं। आपके जहन में आता होगा कि मुजस्मे तो एक रैंडम सी बात है, वो तो कोई भी बना सकता है। नहीं जनाब, वो जो लोहे की धात होती है ना, तार होती है, उससे मुनफरिद किस्म के वो बनाते हैं। आपने कभी बनाया है हरमीत? नहीं, मैं बड़ा मुश्किल काम है ये। हम लोगों को तो यही फील होता है, धाती तार से चीज जोड़ देते हैं, करंट आ जाता है, लग जाती है। नहीं, आप सोचें कि उन्होंने इसे मुजस्मे बनाने की कैसे सोची होगी। अगर मैं आप नहीं सोच सकते तो हम अपने नाज़रीन से मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये मुख्तलिफ किस्म से के जो मुजस्मे बनाने की आपके जहन में आई बात, कहाँ से इसकी आपने जर्नी स्टार्ट की? क्या आपका जहन में आया होगा और आपने क्या बनाया होगा, ज़रा नाज़रीन से शेयर तो करें। जी ज़रूर। मैं असल में कुछ मैंने बाहर कुछ इस तरह का आर्ट देखा जी, जो कि वो फोल्ड वगैरह करते थे उसको, और मुझे लगा कि यार ये बड़ा बेसिक है। अच्छा। तो हम पाकिस्तान में, चूँकि मुझे शुरू से था मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और कुछ बनाऊं ऐसा कि जो बाहर हमारा मैसेज जाए कि यार ये पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, हर फील्ड में बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। बेशक। तो मेरा ये मकसद था। मैंने कहा यार मैं कुछ इससे बहुत बेहतर बना सकता हूँ। बज़ाहिर इसमें अगर देखा जाए, मेरे जो स्कल्पचर्स हैं उस पर वायर है वो 0.5 mm की मिलीमीटर्स की एक ब्रीक वायर है। अच्छा। जिसको मैं वो बनाता हूँ चीज़ें। मैंने कहा यार इस पे तो बड़ी मुझे मेहनत लग सकती है, एक स्कल्पचर पे मुझे 2-2 महीने लग जाते हैं उसको बनाने में। तो मगर फिर भी एक शौक़ भी मुझे बहुत ज़्यादा, और मैंने एक पैशन मेरा ये बन गया। मैंने कहा नहीं है, मैंने बनाना है इसको। अच्छा। तो वो मैंने उसको बनाना शुरू किया। तो जब वो चीज़ बनी एक, मैंने कहा यार ये तो लोगों ने मुझे बताया कि यार ये बहुत अमेजिंग आर्ट है, बहुत यूनिक है, इसको आपने रोकना नहीं, इसको कंटिन्यूसली आपने करते रहना है। तो इस तरह से आपकी दिलचस्पी बढ़ी? इस तरह से मेरी दिलचस्पी बढ़ी। अच्छा। उसमें तो जागीर, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, मुख्तलिफ आर्ट को देखते हैं, मुजस्मा साजी जो की जाती है, ये तो वाकई बड़ी मुख्तलिफ है। और अगर बात की जाए टाइम के हवाले से, वक्त के हवाले से, तो कितना वक्त दरकार होता है अगर आप एक ऐसा मुजस्मा तख्लीक करते हैं तो? सर मुझे इस पे 2 महीने लग जाते हैं एक स्कल्पचर बनाने में, क्योंकि इस पे सर एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, उसके बाद फिर इसमें हज़ारों वायरें लगती हैं डिफरेंट साइज़ की, उनको मोल्ड करता हूँ, बाकायदा उसमें कटिंग होती है, और बहुत ज़्यादा मुझे इसमें टाइम लगता है। मगर इसमें रिस्क भी अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है तारें जो हैं लगती भी हैं, और चोट वगैरह भी लगती है। चोट भी लगती है, क्योंकि ये इसमें रिस्क इस बात का है। क्योंकि लेकिन हरमीत, आप पेंट से स्ट्रोक मार के ठीक कर लेते हैं, आप अगर मुजस्मा उस तरह से बनाते हैं तो मिट्टी से आपके हाथों से बन जाता है। ये काफ़ी बारीक बीनी वाला काम है कि एक वायर भी टूट गई तो उसको दोबारा करना पड़ेगा, और आपको लग गई तो मतलब ये टूल्स इसके जो हैं खुर्रम बिल्कुल अलग होते हैं। और आपने फिर उसके लिए फिर कोई स्टडी वगैरह की है, बस जो आया हाथ में करते रहे उस तरह से? जी बिल्कुल। ये असल में इसकी मैंने ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ने मुझे ये अता किया, कहीं से नहीं सीखा। ये बेसिकली इसको मैंने खुद से ही क्रिएट किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस टाइम मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो मेरा काम है कोई नहीं कर रहा। और मुझे खुर्रम, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। एक वक्त होता था कि आपने अपनी चीजें प्रेजेंट करनी होती थी, बड़ा मुश्किल होता था। वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए मुश्किलात हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, दीगर दुनिया में भी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। भाजी, सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे हैं कि अपनी चीज को आवाम के सामने लेके जानी है। तो आपको क्या, अगर सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म आपने बनाया, वहां से कैसा रिस्पॉन्स है? और जो आप फरमा रहे कि पूरी दुनिया में आप वाहिद हैं, भाई कमाल है। थैंक यू सर। सर मेरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा जो है इसमें इंस्टा का मेरा पेज है, इंस्टाग्राम का, और वहाँ पर पूरी दुनिया से मुझे जो लोग हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो मुझे उन्होंने फॉलो भी कर रखा है, और वो मुझे मैसेज भी करते हैं कि यार ये डिफरेंट आर्ट है, मतलब अमेजिंग और बहुत शानदार आर्ट है, और बहुत कमाल है, आपने कमाल कर दिया। इस तरह के मैसेजेस भी मुझे आते हैं, उनके करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये सारी चीज़ों के पीछे मैं अपने मुल्क को देखता हूँ, अपने हर वो लोगों को देखता हूँ कि यार
उनका मेरा नाम अगर रोशन, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो ये हम सभी हैं उसमें आते हैं। अच्छा, हम सब आते हैं उसमें, तो बड़ी खुशी होती है। एग्जैक्टली, खुशकिस्मती है कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल मीडिया का, जिसके ऊपर आप अपने जिस तरह का आर्ट या टैलेंट है आप दिखा सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं या कभी ऐसा हुआ कि हुकूमत की जानिब से भी आपको पज़ीराई मिली हो, या आप चाहते हैं कि आपका जो ये आर्ट है वो नेशनल लेवल पर भी देखा जाए और उसको सराहा जाए? जी, मैं बिल्कुल ये बात गवर्नमेंट लेवल तक भी करना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें। मैंने मुल्क का नाम अगर रोशन किया है तो पाकिस्तान भी मुझे अब सपोर्ट करे, और गवर्नमेंट लेवल पे भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, मुझे सपोर्ट मिले, ताकि अभी मेरी कोई इतनी इनकम नहीं है कि मैं आगे इस पे पैसे लगा सकूं। तो मुझे जो स्टेट डेवलपर्स हैं बड़े बड़े, वो प्रोजेक्ट्स दें मुझे, और ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मैं आगे बड़ा सेटअप अपना लगाऊं और मैं मुल्क के लिए बड़े बड़े तमन्नाएं हैं। इंशाल्लाह आप इस प्लेटफॉर्म से देखे गए तो उसके बाद आपका काम को सराहा भी जाएगा, और मेरे ख्याल से आगे जो ये जो बिल्डिंग और इस तरह की तामीराती कामों में आपका काम जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा सराहा जाएगा। लमिया, हमारी आपके लिए दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं आपके साथ है। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आप मुख्तलिफ किस्म के आर्ट के बारे में बात की। अच्छा, नाज़रीन से हमने बात की थी कि आज बरसी मनाई जा रही है और वो 53वीं बरसी है। शायर हैं, बहुत खूबसूरत शायर हैं मुस्तफ़ा ज़ैदी, और आम फहम में बहुत से आपने बात करते हुए भी उनके शायरी जो है वो सुनी होगी। कुछ थोड़े से आशार हैं जो कि मुझे मेरे सामने से, मैंने मेरे ख्याल से गज़लों में भी उनको सुना है, जैसे चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा मशहूर गज़ल भी है और गई भी हुई है। तो आप क्या कहेंगे हरमीत? शायरी से लगाव है मुस्तफ़ा ज़ैदी के हवाले से मैं शायरी तो बहुत ज़बरदस्त है उनकी, और बहुत सारे नौजवान जो उनको नहीं जानते, एक शेर जो हमेशा बहुत सारी गली कूचों में बहुत से नौजवान ये अक्सर लिखते भी हैं कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं कि हर सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने। और आपने दुरुस्त फरमाया कि एक और शेर इनका बड़ा मकबूल हुआ, लेकिन वो आपने जो अभी गाया, अभी सुनाया हमें, और ये गाने की सूरत में भी हमें बहुत ज्यादा मिला है और बहुत अच्छा मकबूल भी हुआ। लेकिन अगर हम बात करें, उनका एक शेर है, तेरी तलाश में हर रहनुमा से बातें की, खलास से बढ़ाया हुआ है सब, खलास से रब्त बढ़ाया हुआ। रिपीट मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ कि शेर में थोड़ी सी कोताही आ रही है, गलती हो रही है, लेकिन खैर इनका जो शेर है वो ये है कि चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, ये तो मैंने बचपन से सुनी हुई, जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मैं बात करूं के हवाले से लबीबा, हाँ जी, अगर कराची में पढ़ाया उन्होंने, पेशावर में पढ़ाया, डिप्टी कमिश्नर रहे, और फिर वही बात कि शायर को मोहब्बत ना हो और उसमें दर्द ना हो, उसमें जुदाई ना हो तो उसकी शायरी निखरती नहीं है। और यही वजह थी कि एक तो शादी इन्होंने की थी वीरा जी से जो जर्मन शहरी थी, लेकिन मोहब्बत इनको शाहीन से हुई, और फिर कहीं ना कहीं ये उन लिस्ट में भी शामिल हुए। 302 अफसरान में भी इनका नाम आया जब याहिया खान की अमरीत का दौर था। और उसके बाद फिर आपको पता है कि ऐसे मराइल से ये गुजरे कि शाहीन की वो जो मोहब्बत थी उसको लोगों की नजर लग गई, और उसके बाद हमने देखा कि जुदाई तो हुई, लेकिन साथ में दोनों तरफ, हर तरफ से शाहीन साहिबा की जो रसवाई थी वो भी हुई। और उसके बाद हमने देखा कि फिर जिस तरीके से इनकी डेथ हुई, यकीनन वो आज भी एक मुअम्मा है, और वो मुअम्मा आज भी उसी तरह यानी हल नहीं हुआ। मैं तो कहती हूं कि बहुत शायरी थी हरमीत, मैं तो कहती हूं कि अपने नाज़रीन को जरा बता ना दें कि इनकी शायरी किस तरह से पढ़ी गई हुई है। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता ये सफर भी ही गया। दुआ गो हूं कि सुहा सेहतमंद होकर आ जाए और अपने इस शो को बरकरार रखे। और हरमीत, हमारा भी, मेरा आपके साथ जो सफर था वो आहिस्ता आहिस्ता कट गया है। अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा प्रोग्राम तो ज़रूर कमेंट भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसी वक्त पर कल हरमीत और सोहा आपके साथ मौजूद होगी। अल्लाह हाफ़िज़।